So in the previous class, we had talked about the extremist rule, extremist phase of the Congress, right? So today we'll be talking about, we had talked about moderates that day, moderates phase. Today we are going to see about the extremist. उस दिन moderates पूरा पढ़ लिया था ना? यस. सो आज हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो एक्सट्रीमिस्ट के जो एक्टिविटीज है, ठीक है, तो हमारे तीन जो मुख्य एक्सट्रीमिस्ट है वो है लाल, बाल और पाल. सो लाल मतलब लाला लाजपत राय. ठीक है. बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक. और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल. सो ये तीन हमारे जो है मेन एक्सट्रीमिस्ट है. और ये जो तीन हमारे मेन एक्सट्रीमिस्ट है, इनके गुरु कौन थे? इन तीनों को जो सारी शिक्षाएं देते थे वो कौन थे? औरोबिंदो घोष. वेरी गुड. सो इसके अब तीन पार्ट्स होंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री पार्ट्स. वन पार्ट बिटवीन 1880s to 1905. ठीक है. देन अ स्मॉल रोल from 1905 to 1907 split, and then 1907 से कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. वो कुछ एक्टिविटीज चली थी 1911 तक. सो हम लोग तीन फेज में जो है एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट फेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की व्हाट मेड दिस लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट. इनको एक्सट्रीमिस्ट नाम क्यों दिया गया, इनके क्या हरकतें थे, ऐसा इन्होंने क्या किया था जिसके कारण इनको जो हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. फिर ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये था बंगाल पार्टीशन वाला फेज. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन, इनफैक्ट मैं इसके बारे में आपको एक ब्रीफ कहानी सुना चुका हूँ, है ना. उस दिन जब हम लोग बनारस सेशन, कैलकाटा सेशन और सूरत सेशन पढ़ रहे थे, ऑलरेडी इसके बारे में आपको ब्रीफिंग मिल चुकी है. तो मेनली आपको पढ़ना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. इन दोनों की कहानी आज आपको सुननी है. मेनली ये वाला हमने पढ़ लिया. ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट तिलक फर्स्ट. ठीक है. हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तिलक की बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट में, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट में सबसे पावरफुल, सबसे इन्फ्लुएंशियल जो है हमारे तिलक रहे थे. सो एज यू कैन सी दिस फोर पीपल. ठीक है. लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, एंड औरोबिंदो घोष वाज देयर पॉलिटिकल गुरु. ठीक है. सो पार्टीशन ऑफ बंगाल और ये सारी चीजें ठीक है, बट वी आर गोइंग टू सी की हाउ दे स्टार्टेड मूविंग अप इन द ऑर्डर. ठीक है. कैसे जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बन पाए मास में. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट तिलक, लोकमान्य तिलक. ठीक है. सो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये उन्हीं के सब नाम है. तो सबसे पहले इन्होंने जो है, इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर फाउंड किया था 1881 में, 4 जनवरी के दिन. ठीक है ना. 4 जनवरी 1881 मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए मेरे को ये डेट याद है. ठीक है. 4 जनवरी. ठीक है. 81 ऐसे याद रखो कि ये फेज हम कब का पढ़ रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज ऑफ 1880 से लेकर 1905. तो ये जो फेज है 1880 से, उसमें जस्ट एक साल बाद 1881 में, तो 1881. ठीक है. 4 जनवरी इन्होंने जो है मराठी न्यूज़पेपर केसरी फाउंड किया था. कौन सा एग्जाम में आएगा ये? वैसे तो वैसे ही आएगा एफकेट एग्जाम में, ऐसे रट्टा मारने वाले क्वेश्चन उसी में आते हैं. ठीक है ना. सीडीएस एनडीए में कम आएगा. देन इनको मराठा केसरी कहा जाता था. ही वाज कॉल्ड एज मराठा केसरी. ठीक है. महाराष्ट्र के थे इसलिए मराठा केसरी. पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर, पंजाब, सिंध, ये सारे एरियाज ही की थे. सो ही वाज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी. ठीक है. या शेर पंजाब,
ठीक है। तो मराठा केसरी हमारे तिलक है, पंजाब केसरी हमारे लाला लाजपत राय है। ठीक है। सो ही वाज कॉल्ड एज मराठा केसरी, ही हैड फाउंड द केसरी न्यूज़पेपर, एंड ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ये जो वैलेंटाइन चिरोल है, वैलेंटाइन चिरोल ने पूरा का पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था, ठीक है ना, ये जो कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था, उसके बारे में उन्होंने जो एक वो लिखा है, ठीक है, पूरा बुक लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि जो तिलक थे, इन तिलक के वजह से ये सारे एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज, ये एक्सट्रीमिस्ट हरकतें, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सारे जो भी एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया में, वो सब इनके कारण हुआ है। ही कॉज द अनरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ही इज देयरफॉर रेफर टू एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब ये क्वेश्चन जो है सीडीएस एनडीए में आ सकता है कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल, ठीक है, किसने दिया था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने दिया था। ठीक है ना। फिर 1893 में इन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव, कस्बा पेट गणपति सुना है आप लोगों ने? कस्बा पेट गणपति सिटी में, कस्बा गणपति, तो ये जो है ये उन्होंने फाउंड की थी। ठीक है ना, 1893 पुणे में। ठीक है ना। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी जयंती। ठीक है। तो जो शिवाजी जयंती होता है ना, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, वैसे तो 2 बार होता है। ठीक है, अपने पुणे में यू मस्ट हैव सीन की छत्रपति शिवाजी जयंती 2 दिन मनाई जाती है। एक है ऑफिशियल डेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो ऑफिशियल डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 19 फरवरी। ठीक है ना। लेकिन एक होता है, अब जैसे ये महान हस्ती लोग होते हैं ना, तो महान हस्ती के जयंती कभी भी ये डेट देखकर, तारीख देखकर नहीं मनाई जाती है। जैसे गणेश उत्सव जो है, हर साल क्या डेट फिक्स होता है? नहीं, है ना। ये कैसे होता है? ये होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, द पोजिशन ऑफ सन एंड मून, उन सब का कुछ होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, हाँ, तिथि के हिसाब से। तो तिथि के हिसाब से जो है, ये जो शिवाजी जयंती है, एक बार या तो ये फेब्रुवरी में होता है या तो कभी मार्च में होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिक्लेयर्ड डेट है, दैट इज 19 फरवरी। तो ये पहली बार किसने मनाना स्टार्ट किया था? तो पहली बार मनाना स्टार्ट किया था हमारे तिलक जी ने। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया था? रायगढ़ फोर्ट में। रायगढ़ फोर्ट में क्यों? वाई वॉज इट सेलिब्रेटेड इन रायगढ़ फोर्ट? रायगढ़ ही क्यों चुना? क्योंकि मराठा एम्पायर का जो कैपिटल था, शिवाजी महाराज वॉज क्राउन देयर। वैसे देखा जाए तो सबसे पहली जो क्राउनिंग हुई थी, ठीक है ना, 1674 में, 1674। ठीक है, शिवाजी महाराज की क्राउनिंग पहली बार जो हुई थी 1674 में, वो हुई थी राजगढ़ फोर्ट में। ठीक है ना, वो हुई थी राजगढ़ फोर्ट में। तो उन्होंने वहां से अपना कैपिटल बाद में चेंज करके जो है रायगढ़ फोर्ट किया था। सो अगर शिवाजी का क्राउनिंग पूछता है कोई, ठीक है, कहाँ आएगा? वैसे अभी रिसेंटली आया ये क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली इट वाज आस्क्ड इन एफकेट, बट इट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर एग्जाम ऑल्सो। शिवाजी की क्राउनिंग जो हुई थी वो हुई थी 1674 में राजगढ़ फोर्ट में। ठीक है ना। लेटर ऑन ही हैड चेंज हिज कैपिटल टू रायगढ़। तो रायगढ़ वाज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज इन लेटर ईयर्स। एंड वहां पे शिवाजी महाराज की जो है समाधि है, व्हेन ही डाइड। ठीक है, तो वहां पे जो है उनकी समाधि बनाई गई है। तो इट वाज द लेटर कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज, एंड शिवाजी महाराज ऑल्सो डाइड ओवर देयर। तो वहां से ही जो है शिवाजी महाराज की जयंती मनाना स्टार्ट होता है। तो ये जो गणेश उत्सव है ये पुणे में हुआ था, कस्बा पेट गणपति 1893। और 1894 में ही जो है शिवाजी महाराज जयंती। ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी देखते हैं, ये एपीएस खड़की है। एपीएस खड़की का जो एरिया है, आसपास का एरिया, वो डेक्कन कॉलेज एरिया है। तो ये जो डेक्कन कॉलेज है, ठीक है ना, बहुत एंशियंट कॉलेज है। ये एंशियंट मतलब बेसिकली 1884 का है। ठीक है, तो ये जो है इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है ना, तिलक जी। ठीक है, तो तिलक जो है ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। ठीक है, देन फर्ग्यूसन कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज इन पुणे। ठीक है, इसके भी जो है ही अलोंग विथ 3 more people, ठीक है, 3 to 4 more people हैड फॉर्म दिस, क्या बोलते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है, ये उसके भी फाउंडिंग मेंबर थे। इसके साथ वामन शिवाजी शिवराम आप्टे, तो एक आप्टे कॉलेज भी अलग से है इन द सेम विसिनिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। एक आप्टे कॉलेज भी है। ठीक है, तो आप्टे कॉलेज, ये वामन शिवराज आप्टे। ठीक है, फिर विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। ठीक है, ये गोपाल गणेश आगरकर। ये 3 प्लस ये हमारे तिलक जी, इन्होंने मिलके जो है हमारा फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो टीचर ओवर देयर, वो काफी साल तक वहां पे टीचर भी रहे थे। तो 1884 में डेक्कन कॉलेज, और 1895 में ये फर्ग्यूसन कॉलेज। ठीक है, देन 1897 में
ठीक है, अब यहाँ पे है पहला इंसिडेंट। ठीक है, हमें इंसिडेंट्स याद रखना है। ठीक है, 1890 से लेकर 1905 के बीच में उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले अभी जैसे हमने देखा 1881 में जो है उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर बनाया था। ठीक है, ये हैड फाउंडेड द केसरी न्यूज़पेपर, आज भी चलता है ये मराठी में। ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर इन्होंने जो है फाउंड किया था। उसके बाद 1884 में डेक्कन कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद 1893 गणेशोत्सव। 1894 शिव जयंती, शिवाजी वाली जयंती है ये, शिव भगवान शिव वाली नहीं। ठीक है ना, शिवाजी जयंती। ठीक है, 1895 फर्ग्यूसन कॉलेज। ये इनके एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। अब इन एक्टिविटीज में ये सब तो चलो फिर भी ये रट्टा मारने वाले एक्टिविटीज है। अब इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट क्या हुआ था, क्या है कि 1880s के बाद, ठीक है, खासकर 1885 इससे लेकर 1895, ये 10 साल तक दो एरियाज में प्लेग बहुत ज्यादा हो रहा था, खासकर पुणे में और पुणे के बाद मुंबई में। मुंबई में फिर भी कम, पुणे में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पुणे में बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई थी प्लेग की। ठीक है, तो प्लेग जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक फीवर। ठीक है, ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ब्लैक बिकॉज रैट से होता है ना, सो रैट से होने के कारण इसलिए वो ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक फीवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पुणे में जो है प्लेग हुआ था 1885 से लेकर 1895 के बीच में। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी ना टू कंट्रोल दैट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हेल्थ मेजर्स ले, जैसे अभी अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है और सिटी लेवल पे भी होता है। अभी जैसे अगर हम लोग पुणे सिटी की बात करें, तो पुणे सिटी में ये जो जिम्मेदारी है किसके हाथ में आएगी, मेयर के हाथ में आएगी। अब ये जो मेयर है ये किसके थ्रू करवाएगा, ये करवाएगा जो हमारे पुणे का कलेक्टर होगा, जो आईएएस ऑफिसर होगा, उसके थ्रू करवाएगा। तो पुणे में जब प्लेग हुआ था उस टाइम पे जो पुणे में इस कंडीशन की देखभाल करने के लिए जो आईएएस ऑफिसर थे, जो यहाँ के कलेक्टर थे, असिस्टेंट कलेक्टर, वो थे जिसका नाम था मिस्टर रैंड। ठीक है, हिज नेम वाज मिस्टर रैंड। ठीक है, तो अब क्या है कि आज के डेट में तो अलग अलग दवाई आ गई है, अलग अलग जो है उपाय आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लेग भी जो है, ये बीमारी मतलब एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे फैले ही जा रहा था। एंड उस टाइम पे ऐसे वैक्सीन वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, तो कोई दवाई अभी वैसी थी नहीं, और ये दिन भर दिन बढ़े जा रहा है, तो ये परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, फाइनली ही डिड समथिंग लाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, किसी को अगर कोरोना हो गया सीधे गोली मार दी। ठीक है ना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल। ठीक है, तो रैंड ने भी सेम वैसे ही किया। तो इसने क्या किया, अगर किसी घर में एक को हुआ है तो उसको मार दिया। ठीक है, अगर पूरे घर को हुआ है तो पूरे घर को आग लगा दी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि जिसको हुआ वो मर जाए चुपचाप से, और ज्यादा ना फैले। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी बैब्रिक काइंड ऑफ थिंग ना। मतलब ये क्या है कि लोगों को, आम आम जनता को ऐसे ही मारे जा रहे हैं। तो मतलब कोई उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं, दे आर गेटिंग किल्ड। ठीक है ना, सो इंडियंस आर नॉट लाइकिंग इट, एंड व्हाई विल समवन लाइक दिस। ठीक है ना, किसी को नहीं पसंद आया। तो क्या है कि उस टाइम पे केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू तिलक जी ने जो है एक आर्टिकल लिखा था भगवान कृष्णा को कोट करके गीता से। अभी जैसे अर्जुन ने कृष्णा भगवान को क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि मेरे सामने तो मेरे खुद के परिवार वाले हैं, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर कैसे हथियार उठा सकता हूँ। ठीक है, तो कृष्णा भगवान कहते हैं कि अगर आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, तो फिर सामने जो है वो अगर आपको ऑप्रेस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है मतलब बेसिकली परसिक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो परसिक्यूशन करने वाला जो इंसान है, तो भले ही वो अपना खुद का हो, कोई दूसरा हो, कोई पराया हो, कोई बहुत पावरफुल इंसान हो, एनी वन हु इज एन ऑपरेसर, अगर आप ऑपरेसर को मारते हो,
ठीक है ना, फॉर विदाउट एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड। ऐसा नहीं कि मैंने उसको मारा, अब मेरे को रिवॉर्ड चाहिए। सो इफ यू किल योर ऑपरेसर फॉर विदाउट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, देन आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। ठीक है, सो इट विल नॉट बी अ क्राइम टू किल योर ऑपरेसर इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो ऐसा जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, इसको कोट करके, जो केसरी न्यूज़पेपर है वहां पे उन्होंने कहा था, नो ब्लेम कुड बी अटैच टू एनीवन हु किल्ड एन ऑपरेसर विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। तो ये जो चीज है, इसको ऑब्वियसली बात है उन्होंने मराठी में लिखकर वो की थी। तो इसको पढ़ा था ये चापेकर ब्रदर्स ने, ये तीन भाई थे। ठीक है ना, दामोदर चापेकर, कृष्णहरि चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो इसमें से दामोदर और कृष्णहरि चापेकर जो है, इन दोनों ने, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स ने, इन दोनों ने जो है ये मिस्टर रैंड को मार दिया। ठीक है ना, सो इन दोनों को मार दिया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बोला, क्यों? हमने केसरी न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें तो ये लिखा था कि हमें कोई ब्लेम नहीं लगेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नाउ दे आर ब्लेमिंग, क्या बोलते हैं, तिलक एंड ऑल। दे जस्ट सेड कि अब हमने कोई पाप नहीं किया है, तुमको सजा देनी है तुम दे दो, लेकिन क्या है कि हमें जो है मॉरली कोई सजा नहीं होगी। ठीक है ना, अब तुम अंग्रेज सरकार जो करना चाहो कर लो। ठीक है, लेकिन क्या है कि मॉरली हमारे धर्म के हिसाब से हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो बस ऑपरेसर को मारा है। सो फॉलोइंग द आर्टिकल चापेकर ब्रदर्स किल्ड मिस्टर रैंड एंड इसके कारण जो है, अब जब ऐसा होता है ना, तो मतलब अगर मैं मान लो कि लोगों को भड़का रहा हूँ, अब लोगों ने मेरे कहने पे जाकर किसी को दंगा कर दिया, किसी को मार दिया, ठीक है, ऐसे कुछ कर दिया, सो बेसिकली मैं जो है सेडेशन के चार्जेस पे पकड़ा जाऊंगा। अब इसका बहुत ही रिसेंट एग्जांपल हुआ था ये अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर का जो है, आपने देखा होगा सिकंदराबाद में एक ट्रेन जला दिया था। वो क्यों जलाया था? कोई कोचिंग पर्सन था। उसका अभी क्या है कि बिजनेस ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम में 4-4 साल के लिए बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, ऐसा उनको लगा। तो उनको लगा कि ये जो नॉर्मल रैली होती थी, आर्मी की जनरल ड्यूटी होती थी, एसएसआर एग्जाम होता था नेवी का, ठीक है ना, फिर XY ग्रुप होता था एयरफोर्स का, कितने बच्चे पढ़ते थे, तो उसको लॉस होगा। इसीलिए जो है उसने भड़काया, और भड़काने के कारण उन्होंने जाके ट्रेन जला दिया। तो उस कोचिंग पर्सन को पकड़ा ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। वैसे ही यहाँ पे ये जो तिलक थे, इनको इम्प्रिजन कर दिया बिकॉज ही इंसाइटेड देम टू डू द मर्डर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेडिशन चार्जेस। ठीक है ना, तो लोकमान्य तिलक को जो है जेल हो गई। खुद मारा था क्या? नहीं ना, तो इसीलिए क्या है कि जेल हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कुछ समय के लिए जेल भेजेंगे और आ जाएंगे। अब ये जो पाकिस्तान के जो फाउंडर है, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअल में जो है बहुत मेहनत की पाकिस्तान बनाने के लिए, नाम क्या है उनका? जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन जो है महात्मा गांधी है, वैसे ही पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये जो जिन्ना थे ना, ये जिन्ना वाज द पर्सनल लॉयर ऑफ ये तिलक। तिलक जी 3 बार जेल गए थे, तो तीनों बार जो है जिन्ना ने उनके तरफ से केस लड़ा था। और मतलब अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट जिन्ना भी जो है, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक है ना, इनफैक्ट जब मुस्लिम लीग क्रिएट हुई 1906 में, उस टाइम पे वो कांग्रेस में ही थे। ही ज्वाइंड मुस्लिम लीग आफ्टर 1912। 1912 के बाद वो मुस्लिम लीग में गए, और उसके बाद 1930s 1940s में पता नहीं उनको क्या हुआ। ठीक है, देन ही स्टार्टेड लॉन्चिंग मूवमेंट्स फॉर एंटी इंडिया थिंग्स। ठीक है, पाकिस्तान वो सब बाद में हुआ। स्टार्टिंग में जिन्ना वाज फ्रेंड ऑफ तिलक एंड ही वाज पर्सनल लॉयर ऑफ तिलक। तो जितने बार भी जेल गए, तो जिन्ना ने उनको छुड़वाया। ठीक है, जब वो वहां से जेल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद, तो उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको टाइटल दिया था लोकमान्य का। समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा इंसिडेंट समझ में आया? ओके, सो ये हुआ था 1897 में। सो 1897 बॉम्बे मुंबई वाज हिट बाय प्लेग। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में वो पुणे में हुआ था, बाद में वो मुंबई तक भी चला गया। सो द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ पुणे, ठीक है, वो मिस्टर रैंड जो थे, he had employed brutal methods to stop the spread of the disease like burning house of people, ठीक है, shooting them, etc. So Tilak in his Kesari newspaper wrote in Kesari, quoting Bhagavad Gita, no blame could be attached to anyone who killed an oppressor without any thought of reward. So following the article, Chapekar brothers killed Mr. Rand. Tilak was imprisoned on the charges of incitement to murder and sedition, and Tilak faced trial and came back. Then Rabindranath Tagore gave him the title of Lokmanya. क्लियर है? यहाँ से हमें ये समझ में आया कि लोकमान्य का टाइटल उनको कैसे मिला। ठीक है, तो ये है वो कस्बा पेट का गणपति, यहाँ पे पहली बार जो है गणेश उत्सव मनाया गया था। ठीक है, अब दूसरे जो है हमारे अनदर वेरी इन्फ्लुएंशियल एक्सट्रीमिस्ट, ये हमारे लाला लाजपत राय।
So Lala Lajpat Rai accepted Italian revolutionary Mazzini as his guru. So in 10th standard you must have heard about Giuseppe Mazzini in the Nationalism of Europe chapter. ठीक है ना? तो गिजेप मजीनी के बारे में आपने सुना होगा, सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी उन्होंने, ठीक है ना? ही हैड क्रिएटेड सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली, यंग यूरोप, ऐसे दो सोसाइटीज उन्होंने क्रिएट किए थे। तो ये जो गिजेप मजीनी है, ठीक है, ही ऑलवेज लुक फॉर रेडिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, कि मतलब जो आर्मी होनी चाहिए, ये आर्मी जो है अपनी खुद की, मतलब देखो ये एक गिजेप इज अ काइंड ऑफ रैंक, ठीक है, रैंक ऑफ आर्मी इन इटली, ठीक है। तो वो चाहते थे कि पहले जो है, पहले आर्मी के पास आए, ठीक है, आर्मी के पास सारा का सारा दारोमदार आए, ठीक है, मतलब बेसिकली ही चाहता, ही वांटेड कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप आए। बट मिलिट्री डिक्टेटरशिप एक बार देश का पूरा वो बना के, मतलब पूरा प्लान बनाकर, उसके बाद जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को सौंप दे, ऐसा गिजेप मजीनी का कहना था, ठीक है। मतलब बेसिकली एक डिसिप्लिन आ जाएगी कंट्री में, आफ्टर दैट डिसिप्लिन कम्स देन इट कैन बी हैंडेड ओवर टू द सिविलियंस, ठीक है। तो ही बेसिकली डिड नॉट वांट द किंग रूल, ठीक है, कि सारा का सारा पावर एक हाथ में रहे। तो ही फर्स्ट वांटेड कि ये मतलब आर्मी के रूल में है, और उसके बाद जो पावर है वो उसके बाद ट्रांसफर हो जाए लोगों के पास, ठीक है ना। तो ही हैड एक्चुअली मतलब रिपब्लिक आइडियाज, उनके जो आइडिया थे डेमोक्रेसी रिपब्लिक इसी के थे, ठीक है। सो इनकी काफी सारी किताबें पढ़ते थे लाला लाजपत राय, ठीक है, और उनके जो आइडियाज थे वो काफी हद तक रशियन रेवोल्यूशन, ये इटालियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो लाला लाजपत राय एक्सेप्टेड गिजेप मजीनी एज हिज पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। ही वाज कॉल्ड एज पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब और शेर पंजाब, ये सारे उनको टाइटल दिए गए थे। ही स्टडीड लॉ फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर। तो ये पहले है जो कि इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर नहीं बने थे, इंडिया में ही बैरिस्टर बने थे लाहौर में पढ़ के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। He was influenced by स्वामी दयानंद सरस्वती। So if you remember, जब मैं आपको आर्य समाज पढ़ा रहा था, तो we talked about DAV schools। DAV schools याद है? कहाँ गए? आर्य समाज पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले, उसमें हमने डीएवी स्कूल्स के बारे में पढ़ा था, कि दयानंद एंग्लो वेदिक स्कूल्स, ये जो है ये आर्य समाज के अंडर में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1875 में जब ये फाउंड हुआ था बॉम्बे में, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है लाहौर शिफ्ट हो गया था। डू यू रिमेम्बर दिस? यस। तो ये जब लाहौर शिफ्ट हुआ, तो हमने लाला लाजपत राय की भी बात की थी, कि ये भी जो है लाहौर में ही रहते थे, है ना। तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। तो इसीलिए ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड देन ही जॉइन देम, और उसके बाद उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटीज बनवाई थी, ठीक है ना। सो जो ये हम लोग डीएवी स्कूल्स देखते हैं, ऐसे ही डीएवी के कॉलेजेस भी थे, ठीक है ना। तो डीएवी कॉलेजेस लाला लाजपत राय मेंटेन करते थे। लेकिन क्या है कि लाला लाजपत राय जब ये इसमें आ गए 1905 से लेकर 1907 के ये स्वदेशी बॉयकॉट इसमें आ गए, तो ही कुड नॉट कोप अप विद द लोड ऑफ कॉलेज एंड आल्सो द एक्टिविटीज फॉर द कंट्री। सो ही फाइनली गिव अप, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वो फिर यूनिवर्सिटीज बंद कर दी थी, ठीक है। So influenced by Dayanand Saraswati, and he joined Arya Samaj in Lahore. He believed the ideas of Hinduism combined with nationalism will lead to the establishment of a secular state. तो चाहते थे कि हिंदुज्म के जो आइडियाज है, जो दयानंद सरस्वती जी दे रहे आर्य समाज में, वो आइडियाज अगर नेशनलिस्ट स्पिरिट के साथ, इंडियंस जो नेशनलिज्म मतलब फॉलो कर रहे हैं, उस स्पिरिट में अगर कोई हिंदुज्म और नेशनलिज्म दोनों को एक साथ फैला ले, ठीक है, तो फिर जो है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा भगवान जो है महान है, ठीक है ना। हर कोई जो है मानेगा कि हमें नेशनलिज्म और कुछ मतलब सनातन वो है, ठीक है। बेसिकली हिंदुज्म प्रीचेस अबाउट सनातन धर्म, सारे धर्म बराबर है, ठीक है। वी नेवर से कि हमारे ये भगवान ही अच्छे है, ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म है, द आइडियोलॉजी इज फॉर एवरीवन, ठीक है। हु सो एवर वांट्स टू फॉलो कैन फॉलो, ठीक है। तो वही वो चाहते थे कि हिंदुज्म के आइडियाज अलोंग विथ नेशनलिज्म, ये दोनों जो है स्प्रेड अगर हो गई इंडिया में, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बन जाएगा। ही वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर एज वी नो। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदू महासभा एंड फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो हिंदू महासभा वन ऑफ द ऐसे पॉलिटिकल, जैसे हमने देखा था ना, ये इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये सारे वैसे ही एक हिंदू महासभा था। तो महासभा के पार्ट थे ये। और ये महासभा किसके लिए लड़ता था? अनटचेबिलिटी के लिए। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? ही को फाउंडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस बैंक कॉल्ड एज पंजाब नेशनल बैंक,
इसके ब्रांचेस आज भी है, आज भी हम जानते हैं इस बैंक को, ठीक है। देयर इज अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। तो को फाउंडेड पंजाब नेशनल बैंक इन 1894, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक स्टार्ट की। ही वाज एडिटर ऑफ आर्या गैजेट, ठीक है। तो आर्या गैजेट जो है, आर्या गैजेट आर्य समाज के मैसेजेस को पास ऑन करता था। फाउंडेड हिंदू रिलीफ मूवमेंट इन 1897 टू हेल्प फमाइन स्ट्राइकन पीपल। तो नॉर्थ में उस टाइम पे फमाइन आ गई थी, तो सूखा पड़ गया था, इसके कारण हिंदू रिलीफ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ही ऑल्सो फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इन 1921। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में बनाते हैं। ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये सीडीएस में लास्ट 2-3 बार से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चंस, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। उसके बाद फाउंडेड द होम रूल लीग इन अमेरिका। अमेरिका में 1970 न्यूयॉर्क में इन्होंने होम रूल लीग फाउंड की थी, ठीक है, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। देन ही हैड ऑथर्ड द फॉलोइंग बुक्स, ये कुछ कुछ किताबें उन्होंने लिखी थी। यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, अंग्रेजों के मतलब इंडिया ने इतना कुछ दिया है उनको, ठीक है, कि अभी वो इनडेप्टेड टू इंडिया है, ठीक है, इवन तो मानते नहीं है बट दे आर इन डेब्ट टू इंडिया। तो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। एवोल्यूशन ऑफ जापान, जापान के बारे में बहुत ये तारीफ करते थे, ये कहते हैं जापान को देखो, हिरोशिमा नागासाकी होने के बाद भी जो है ये लोग किस तरीके से, वैसे हिरोशिमा नागासाकी 1945 में हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने, मतलब एक छोटा सा देश है, एक आइलैंड कंट्री है, इस आइलैंड कंट्री का प्रोग्रेस देखो, ठीक है। यहाँ के लोग चारों तरफ से जो है पानी में घिरे हुए हैं, वहां पे कंटिन्यूअसली बार बार जो है वो आता है, सुनामी आता है, टाइफून्स आते हैं, ठीक है। तो जापान ऐसा एक देश है, और फिर भी कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, ठीक है, कितना ज्यादा उधर जो है मशीन साइंस इन सब में उन लोगों ने इनोवेशन कर लिया है, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ जापान के बारे में बहुत तारीफ करते थे। इंडियाज विल टू फ्रीडम, ठीक है, मतलब इंडिया चाहता है आजादी, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा। मैसेज ऑफ भगवत गीता। देन पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। देन प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये नेशनल एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने जो है डीएवी कॉलेजेस भी खोले थे, बट वो बाद में उसको नहीं चला पाए। देन द डिप्रेस्ड क्लासेस, सो ही वाज अगेंस्ट दिस कास्ट, ये हमने देखा ना, भी अनटचेबिलिटी के लिए लड़ते थे ये महासभा में, ठीक है। सो ही वाज अगेंस्ट दिस अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है। देन ही अपोज द साइमन कमीशन, ठीक है, जब साइमन कमीशन आया था इंडिया में, ठीक है ना, 1927 के एंड में और 1928 के जनवरी से, ठीक है। सो साइमन कमीशन जब आया था तो इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, ठीक है। सो अलॉन्ग विथ मेनी पीपल लाला लाजपत राय वेंट फॉर द साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, ठीक है। जो साइमन गो बैक हम देखते हैं, ये क्यों किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सिंगल इंडियन नहीं था, ऑल द 7 मेंबर्स वर ब्रिटिश। तो इसके कारण जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो उस प्रोटेस्ट में 1928 में व्हेन ही वाज लीडिंग दिस प्रोटेस्ट, तो उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए गए थे, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वहां के, जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट ने उनके ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, और उस लाठी चार्ज के वजह से, उस इंजुरीज के कारण ये गुजर गए थे, ठीक है। ही डाइड बिकॉज ऑफ द इंजुरीज कॉज्ड ड्यू टू लाठी चार्ज, ठीक है ना। सो ये जो है, ठीक है, लाठी चार्ज के कारण ये जो गुजर गए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो जेम्स स्कॉट है, ये जेम्स स्कॉट ने ऑर्डर दिए थे, इसलिए भगत सिंह जो है इस जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई ही वांटेड टू किल जेम्स स्कॉट, क्योंकि उनके कारण जो है हमारे लाला लाजपत राय गुजर गए। बट जेम्स स्कॉट को नहीं मार पाए, तो किसको मारा था, सॉन्ड्रस को मारा था। तो सॉन्ड्रस मर्डर हुआ था, ठीक है ना। सो बेसिकली जेम्स स्कॉट को मारना था, ओरिजिनल टारगेट स्कॉट था, बट क्या है कि सॉन्ड्रस मारा गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो ये हो गए हमारे दो के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में उतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है। नाउ विल गो ऑन टू द मेन इंसिडेंट्स, ठीक है, जो कि उस टाइम पे हुए थे पार्टीशन से, ठीक है। सो विल बी स्टडिंग फ्रॉम 1903 टू 1907 इन मच डिटेल, ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि हम लोग अगर देखें कि डिवाइड एंड रूल इंडिया में कब हुआ, तो लीगली जो हमारे हिस्ट्री बुक्स में दिया हुआ है वो है 1909। 1909 में जब मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाया गया,
ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में पहली बार जो है फूट डाली गई थी, ऐसा हमारा हिस्ट्री कहता है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफॉर्म? ये 1909 जो है, ठीक है, ये रिफॉर्म का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। वो नहीं पूछ रहा हूँ, दो लोगों के नाम से है वो। यस, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो यस, ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इसमें मिंटो जो थे, मिंटो उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय थे ना, सो मिंटो इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने जो है इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगल कर दिया था। लेकिन अगर हम सही में देखें कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब से हुई थी, वो कर्जन के टाइम से हुई थी। क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों करना चाहते थे? तो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल had been made public in December 1903. So as I was telling you कि 1903 में जो है इसको पब्लिक कर दिया था, 1904 में उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था। उसी टाइम से ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। तो दिसंबर 1903 में ही हैड मेड पब्लिक, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर कर्जन हैड मेड इट पब्लिक कि हम लोग पार्टीशन करने वाले। सो आइडिया वाज टू हैव टू प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल जो आज हम लोग वेस्ट बंगाल देख रहे हैं वो, प्लस बिहार प्लस ओडिशा। और बिहार जब मैं कह रहा हूँ तो बिहार प्लस झारखंड, क्योंकि उस टाइम पे झारखंड अलग नहीं था। सो बिहार का एरिया, ठीक है, फिर ओडिशा का एरिया और बंगाल का एरिया मिलाकर ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, और बांग्लादेश और असम मिलाकर जो है वो होगा ईस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो इस तरीके से बीच से जो है एक लाइन बनेगी। तो ऑफिशियल रीजन जो इन्होंने दिया था, वो बोला था कि बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 78 मिलियन है। 1 मिलियन इज 10 लाख, तो 78 लाख पॉपुलेशन है, विच इज टू हाई। ठीक है ना, तो इतना पॉपुलेशन हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे इसमें। तो इसीलिए जो है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वी आर डिवाइडिंग इट, ये ऑफिशियल रीजन दिया था। इवन दो ये जो रीजन उन्होंने दिया पूरा गलत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी किया था, बट जो एक्चुअल रीजन था, जो मेन रीजन था, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने पार्टीशन किया, वो था कि हमने देखा हर चीज बंगाल में ही स्टार्ट होती है ना। अभी जैसे हमने देखा कि रेनेसांस मूवमेंट, ये जो आत्म सभा है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ये बंगाली थे और वहीं से स्टार्ट हुआ। देन द रिफॉर्म्स, ये जो हमारे बंगाल बोंगो भाषा परिशिखा है, उसके बाद ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सब बंगाल में था। और वही के ज्यादातर रेवोल्यूशनरीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वांटेड टू ब्रेक द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक बार बंगाल गया हद से, या यहाँ के लोग जो है आपस में लड़ने लग गए, तो फिर क्या है कि पूरे इंडिया में कंट्रोल करना इजी हो जाएगा, ऐसे अंग्रेजों को लग रहा था। इसके कारण जो है इन्होंने पार्टीशन किया। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अगर हम सही में देखें, सो जो रियल रीजन है बिहाइंड द पार्टीशन वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से जो है डिवाइड एंड रूल किया। कैसे? एक लैंग्वेज के बेसिस पे। इफ यू सी द वेस्ट बंगाल विच इज करेंट डे बंगाल प्लस बिहार झारखंड प्लस ओडिशा, अगर हम लोग इस एरिया को देखें, वेस्ट बंगाल की देखें, तो वेस्ट बंगाल में जो बंगालीज है ना, जो लोग बंगाल स्पीकिंग, मतलब बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, ये लोग अब अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे हिंदी स्पीकर्स बढ़ गए। अब बिहार झारखंड ओडिशा, इन सब में तो नॉन बंगालीज है ना सब, तो सो दे आर नॉट स्पीकिंग बंगाली। सो इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वो अपने खुद के स्टेट में क्या बन गए? माइनॉरिटी बन गए। ठीक है ना, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल में, द बंगालीज बिकेम माइनॉरिटीज, अब बंगालीज की कोई नहीं सुनने वाला। ये हो गया इस तरफ। ईस्ट बंगाल की पार्ट देखे, तो ईस्ट बंगाल में क्या है कि वहां पे मैक्सिमम मुस्लिम्स थे और उसमें माइनॉरिटी हिंदूस थे। अब हिंदू मुस्लिम में वहां पे लड़ाई करवा दी, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे ये बंगालीज एंड नॉन बंगालीज के बीच में लड़ाई करवा दी। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। ठीक है ना, सो आफ्टर पार्टीशन द टू हाफ्स ऑफ द बंगाल वुड बिकम सच दैट on the basis of language, they will reduce the Bengalis into minority in Bengal itself. As the new proposed West Bengal would have 17 million Bengalis and 37 million Hindi and Odia speakers. इसका मतलब डबल से भी ज्यादा लोग दूसरे हैं। ठीक है, अब 1/3 पॉपुलेशन बच गया, मतलब हाफ पॉपुलेशन बच गया इनका, सॉरी 1/3 नहीं, हाफ हो गया। ठीक है ना, दे आर नाउ माइनॉरिटी इन देयर ओन स्टेट। ठीक है, ऑन द अदर ऑफ रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वेस्टर्न हाफ जो है, वेस्टर्न हाफ हिंदू डोमिनेटेड और ईस्टर्न हाफ जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड। उस ईस्टर्न हाफ में बंगालीज, ये क्या बोलते हैं, हिंदूज कम थे, मुसलमान ज्यादा थे।
तो 42 मिलियन आउट ऑफ 54 मिलियंस, ठीक है, जो है ये हिंदू मेजोरिटी एरिया इसमें थे। वाइल ऑन द ईस्टर्न हैंड मुस्लिम एरिया जो है वहाँ पे 18 मिलियन आउट ऑफ 31 मिलियन जो है वहाँ पे मुस्लिम थे। सो ईस्टर्न पार्ट जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, 31 के पॉपुलेशन में से 18 मुस्लिम है। और वेस्टर्न पार्ट जो था वो हिंदू डोमिनेटेड था, 42 मिलियन आउट ऑफ 54 मिलियन जो है वो हिंदू थे। ठीक है, तो दो हिस्सों में उन्होंने जो है हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे बंगालीज वे रिड्यूस टू माइनॉरिटी इन देयर ओन स्टेट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा दिया। ठीक है ना। सो ये बंगाल के जो पार्टीशन हुए थे जब 1903 के दिसंबर में इन्होंने लॉन्च किया, तो 1904 से ही ये जो कांग्रेस है इसके ऊपर विचार करने लगे कि क्या करें। ठीक है, तो हमारे जो मॉडरेट्स थे दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नरम दल। ठीक है, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गरम दल। तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने बोला हम इसकी निंदा करेंगे, हम इसके बारे में जो है लेटर लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब पार्टीशन हुआ ना तो इस तरीके से ट्रेन भर भर के लोग जा रहे थे। ठीक है, फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न या वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न, ऐसा चल रहा था सब। ठीक है, सो देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर्जन ट्राई टू वू द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को इन्होंने बोला ये काम करो, तुम लोग जो है मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे करो चुपचाप। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या मुगल्स के टाइम पे, उस टाइम पे तुम्हारी जो हालत थी ना, हम उससे भी अच्छी हालत कर देंगे तुम्हारी। अभी तो देखो क्या है, ये बंगालीज जो है, ये जो हिंदूज जो है, ये सब कुछ डोमिनेट कर लेते हैं, तुम्हारी कोई सुनता भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी विल गिव यू such kind of freedom which you have not seen since the days of Muslim kings। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने बोला कि ये जो ईस्टर्न पार्ट होगा बंगाल का वहां पे ढाका कैपिटल कर दिया। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि ये बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। ठीक है, तो कर्जन ने बनाया था। He argued that Dhaka could become the capital of the new Muslim province, which would provide them with a unity not experienced by them since the days of the Muslim rulers and kings। तो दिल्ली सल्तनत या मुगल्स ने जो नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे तुमको। ठीक है ना, तो इंग्लिश हुकूमत पे जो है तुम भरोसा रखो। Thus, it was clear that the government was using the policy of divide and rule to counter the Congress and the national movement। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या है ना, इन लोगों ने पहले तो सोचा था कि ये जो कांग्रेस है ये हम लोगों के लिए जो है एक तरीके से ऐसा रहेगा कि वहां पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग नेशनल डिसीजंस ले पाएंगे। लोग गुस्से में, चलो उनको खुश करने के लिए कुछ छोटा सा अच्छा कुछ कर दो। ठीक है, वो लोग किसी बड़े चीज से गुस्से में, तो हम लोग जो है अपने ट्रूप्स को प्रिपेयर करें ताकि 1857 जैसा ना हो। बट इन 1900s ये इनको लेने के देने पड़ गए। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस सही में अब इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है अंडर द एक्सट्रीमिस्ट। तो इस टाइम पे ऐसा हुआ, इस टाइम पे इन लोगों ने अब कांग्रेस के डिमांड वगैरह सुनने मना कर दिए। अब वो कांग्रेस के डिमांड नहीं सुन रहे। ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस क्या है कि आए दिन ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए करते रहते थे। तो दैट इज वाई नाउ दे आर ट्राइंग टू सप्रेस दिस कांग्रेस पीपल। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। अब एंटी पार्टीशन कैंपेन क्या हुआ मॉडरेट्स के अंडर में 1903 से 1905 में। सो इन द पीरियड बिटवीन 1903 टू 1905 द लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय मेन लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा। ये लोग कौन है, सब मॉडरेट्स है। सो दे adopted the methods like petition to the government, public meeting, memoranda, ये सब किया। ठीक है, उन्होंने जो है कड़ी निंदा की। ठीक है, किसकी, ये पार्टीशन की, किसमें, उनके न्यूज़पेपर्स वगैरह में। हितावाड़ी, हितावाड़ी ये गोपाल कृष्ण गोखले लिखते थे। ठीक है, संजीवनी के मित्रा लिखते थे। बंगाली गिरीश चंद्र घोष ये लिखते थे। इन सब में जो है उन्होंने पैम्पलेट्स बनाए, न्यूज़पेपर में छापे कि किस तरीके से अंग्रेज इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। ऑल दोस थिंग्स, मतलब बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव वाज कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओ। ये सब पढ़ के लोग जब जो है थोड़े से प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट अपना फैसला वापस ले लेगा। इनको ऐसा लगा था। ठीक है, कि अंग्रेज जो है वो लोग सही में पार्टीशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि अंग्रेजों ने ये सब कुछ नहीं सुना। ठीक है, वो बोले चिल्ला रहे चिल्लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जो करना है करके रहेंगे। So ignoring a loud public opinion against the partition proposal, the government announced partition of Bengal on 20th July 1905, very very important date। ठीक है, तो इन्होंने जो है पार्टीशन किस दिन पे एग्जैक्टली अनाउंस किया। उन्होंने 1903 में तो सिर्फ चेतावनी दी थी कि तैयार रहो हम पार्टीशन करने वाले। तो पार्टीशन डिक्लेयर कब हुआ, 20th जुलाई 1905। नाउ डिक्लेयरिंग डेट और इफेक्टिव डेट दोनों में फर्क होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एब्रोगेशन ऑफ 370 कब हुआ, वो हुआ था 5 अगस्त 2019। ठीक है ना, 2019 के 5 अगस्त के दिन पे, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया था कि हम आर्टिकल 360 हटा देंगे। लेकिन
एक्चुअल में आर्टिकल 360 हटा कब, एग्जैक्टली व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड? द इम्प्लीमेंटेशन डेट वाज 31st ऑफ अक्टूबर 2019। 31st अक्टूबर इसलिए क्योंकि उस दिन सरदार पटेल का बर्थडे होता है, ठीक है ना। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन पे जो है यूनिफिकेशन हो रहा है ना, एक तरीके से ये, इसीलिए उनके बर्थडे तक वेट करके उस दिन पे अप्लाई किया था, ठीक है ना। सो अनाउंसमेंट डेट एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेट अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे भी अलग है। तो 20th जुलाई 1905, ठीक है, 20th जुलाई 1905 इट वाज अनाउंस्ड, ठीक है ना। सो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? कर्जन थे। तो विद इन डेस्ट प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए पूरे बंगाल में, छोटे छोटे गांवों में, मोहल्लों में, सब में जो है प्रोटेस्ट हो गए। इट वाज इन दिस मीटिंग्स दैट द प्लेज टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स वाज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होने वाला, सिर्फ लेटर लिखो, पैम्पलेट बांटो, इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पहले तो इनके गुड्स को हम लोग बॉयकॉट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होती है। सो ऑन 7th of August 1905, with the passage of the boycott resolution is a massive meeting held at Calcutta Town Hall, the formal proclamation of Swadeshi movement was made. अभी क्या हो रहा था, अब छोटे छोटे गांव में मीटिंग हो रही थी, वहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग जो है फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे तो इंडिया में बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हुआ स्वदेशी मूवमेंट। तो 7 अगस्त 1905 कैलकाटा के टाउन हॉल में एक बहुत सी बड़ी सी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बोला कि हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट लॉन्च करने वाले हैं। फॉर्मली नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस, ठीक है ना। सो आफ्टर दिस द लीडर डिस्पर्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बंगाल। तो पूरे बंगाल के अलग अलग पार्ट में सारे लीडर्स स्प्रेड हो गए, और वहां जाके वहां के लोगों को जो है वो लोग बोलने लगे कि आप बॉयकॉट में आओ, ठीक है, स्वदेशी करो, ठीक है। तो ऑन 16th of October 1905, 16th October 1905 पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स, इस दिन से इंप्लीमेंट हुआ। 20 जुलाई 1905, ठीक है, 20th जुलाई 1905, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन डिक्लेयर हुआ था या अनाउंस हुआ था, लेकिन पार्टीशन अब तक फॉर्मली फोर्स में नहीं आया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या था? 16th अक्टूबर 1905। 16th अक्टूबर 1905 के दिन जो है पार्टीशन फाइनली करवाया गया, ठीक है। इस दिन पे लोगों ने, जैसे ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, तो जिस दिन सन सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स के दिन आपने देखा होगा इंडियंस जो है उस दिन फास्ट करते हैं, है ना, गंगा में डुबकी मारते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द हिंदूज, वो लोग नहीं मानते कि ये अच्छी साइन है। तो अच्छा साइन नहीं होने के कारण वो जो है उस दिन व्रत रख देते हैं, ठीक है ना, बासी खाना नहीं खाते, जो फ्रिज में रहेगा सब फेंक देते हैं, ठीक है, फिर गंगा में नहाते हैं, ऐसा ये हिंदू थॉट है। सिमिलरली जिस दिन 16th अक्टूबर 1905 के दिन पार्टीशन फॉर्मली डिक्लेयर किया गया, उस दिन जो है पूरे बंगाल में मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग मतलब बेसिकली शोक मनाना, शोक उत्सव हुआ। तो लोगों ने क्या किया, पीपल फास्टेड, बेटेज इन द गंगाज, ठीक है, वॉक बेयरफुट, ठीक है, इन पोसेशन सिंगिंग वंदे मातरम, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। तो ये तरीके से जो है ये लोग क्या कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि अशुभ चीज है, जस्ट लाइक अ सोलर इक्लिप्स, ये भी क्या है कि अशुभ चीज है। पीपल फास्टेड, बेटेड इन गंगाज, ठीक है, नंगे पैर चल रहे थे। तो नंगे पैर जब ये चल रहे थे तो उन्होंने वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉयकॉट मूवमेंट का या स्वदेशी मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया। इट बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट, वंदे मातरम एंड अमर सोनार बांग्ला। सो अमर सोनार बांग्ला हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। किसने लिखा था अमर सोनार बांग्ला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है। फिर दोनों जो अलग अलग पार्ट से, ईस्ट एंड वेस्ट के पार्ट, ईस्ट और वेस्ट के दोनों पार्ट्स के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है। जो मुस्लिम्स थे उन्होंने हिंदूज को जो है शीर कोरमा खिलाया, जो हिंदूज थे उन लोगों ने मुसलमानों को जो है राखी पहनाई, ये दिखाने के लिए कि हम लोग अभी भी यूनाइटेड है, ये अंग्रेजों के सिर्फ बंटवारा करने से हम लोग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया। अब आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, इफ यू रिमेम्बर, ही हैड फाउंडेड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अलोंग विद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो आनंद मोहन बोस ने जो है पब्लिक गैदरिंग्स को अनाउंस वो किया, क्या बोलते हैं, एड्रेस किया। उनके पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस करने से विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर 50,000 रुपए इन्होंने कलेक्ट कर लिया। 50,000 उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था। दिस इज अर्ली 1900s। 50,000 रुपीज, ठीक है, आज के डेट में करीब करीब 10 लाख के आसपास तो मान ही लो। 50,000 रुपए उन्होंने जो है मूवमेंट के लिए
इकट्ठा कर लिया लोगों से बुला के। तो इस तरीके से जो है उस टाइम पे लोग इकट्ठा हुए थे। देखो इसमें सब देख रहे हो, बेयर फुट चल रहे हैं सब लोग, ठीक है, दे आर वॉकिंग बेयर फुट, सिंगिंग वंदे मातरम एंड ऑल। समझ में आ रही बात? Okay. So within few hours of the meeting, 50,000 was collected for the movement. Soon the movement spread to other parts of the country. क्या moderates माने थे कि आप इसको दूसरे दूसरे पार्ट्स में ले जाओ बंगाल के, ये क्या बोलते कंट्री के? नहीं, ठीक है। सो क्या है कि लेकिन ये लोग थोड़ी रुकने वाले थे, तो तिलक ने इसको पुणे और बॉम्बे में फैलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में फैलाया। ठीक है। ये हैदर अली राजा, सैयद हैदर राजा, इन्होंने जो है दिल्ली में किया। ठीक है। चिदम्बरम पिल्ले, इन्होंने जो है मद्रास में किया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो पूरा मूवमेंट था बॉयकॉट एंड स्वदेशी का, ये पूरे इंडिया में अब फैलने लगा। तो इफेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ इससे? इसमें जो है लड़के एकदम स्कूल कॉलेज छोड़ के आने लग गए, यूनिवर्सिटीज छोड़ के आने लग गए। सो इन्होंने क्या किया, एट मेनी प्लेसेस पब्लिक टैनिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, उसके ऊपर काली लगा देते। जनरली क्या होता था ना, ये जो जितने भी कॉटन क्लॉथ्स आते थे जनरली वाइट होते थे, दे यूज टू बी वाइट, उसके ऊपर इन्होंने काली लगा दी। ठीक है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी इंसान से अगर कोई इंसान नाराज होता है तो मुंह पे काली लगा देते हैं, ठीक है ना, इंक फेंक देते हैं। तो ये वैसे ही उसको बोलते हैं पब्लिक टैनिंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड। शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स वेयर पिकेटेड। ठीक है। तो ये जो दुकानों में, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह मिल रहे थे, उन सबके जो है कपड़े बाहर निकाल कर उन्होंने लाकर जला दिए। ठीक है। जैसे आपको स्टार्टिंग में ये फोटो दिख रहा है, ये सब जो है फॉरेन क्लॉथ्स है, इन लोगों ने सब इकट्ठा करके जो है सब जला दिया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, इन दिस वे दिस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट gave a great deal of encouragement to the Indian industries. इंडियन इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, सोप, मैच बॉक्स, ये सब इंडिया में अब मैन्युफैक्चर होने लगा। स्वदेशी मूवमेंट had several consequences in the realm of culture. There was a flowering of nationalist poetry. अब लोग जो है पोइट्री लिखने लग गए इन मूवमेंट के उस पे। ठीक है। प्रोज लिखने लगे, जर्नलिज्म फ्लरिश होने लगी। ठीक है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेर लिटरेरी, टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन वाज इम्पार्टेड, दिस आल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अप। हमारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, लाल बाल पाल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने एक कॉलेज सेटअप किया 15 अगस्त 1906 में। ठीक है। 15 अगस्त 1906 में इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया। और इस नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो अरबिंदो घोष को बना दिया। ठीक है। तो दे डिड नॉट वांट कि इंडियंस जो है वो इन अंग्रेजों के कॉलेज में जाए। ठीक है। ऐसे भी उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास की थी 1904 में, जिसके तहत क्या है कि जो इंडियंस थे, वो इंडियंस अगर कोई ये पार्टीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो इनका कहना था, लाला लाजपत राय और इन सब का कहना था कि निकाल देना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तुम्हारा एजुकेशन कोई काम का नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से, हमारे देश के नीड के हिसाब से इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में इनको पढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे, वो लोग इस काउंसिल के लिए भी नहीं मान रहे थे। और 1907 में सूरत में तो उन्होंने इसको पूरा का ही पूरा खारिज कर दिया था, जिसके कारण फाइनली स्प्लिट हो गया। सो रोल ऑफ स्टूडेंट, वुमेन, मुस्लिम्स एंड मासेस, तो एज आई टोल्ड यू कि सारे के सारे ये जो पिकेटिंग वगैरह थे, ये स्कूल के बच्चे, ठीक है, कॉलेज के बच्चे, वही सब आगे करे। ठीक है। फिर औरतें भी आ गई थी। ठीक है। औरतों ने भी जो है अपने हाथ में बंदूक उठा लिया था, दे ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेट इन दिस रेवोल्यूशन। ठीक है। देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, दे वर सेलिंग इंडियन गुड्स नाउ। ठीक है। फॉरेन गुड्स वो हटा के इन्होंने इंडियन गुड्स बेचने लग गए। ये राखी है सब। ठीक है। मैंने कहा ना, राखी बांध रहे थे एक दूसरे को, तो ये राखी बेच रहे हैं बेसिकली। ठीक है। बेच नहीं रहे, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग राखीज की, आप जाओ उधर जाकर बांटो। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बीच में एक तार दिखाई दे रही है, इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे देखो तार लगा हुआ है। ठीक है। जागे हो ना आप लोग? ओके। सो इसके बाद कांग्रेस पोजीशन क्या था, व्हाट वाज द कांग्रेस पोजीशन हियर? द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ गोखले। यहाँ पे जो है दे कंडेमेंड द पटिशन, यहाँ पे उन्होंने कड़ी निंदा की। ठीक है। कि हम लोग जो है पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सो देयर दे सपोर्टेड एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल।
ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल को इन्होंने सपोर्ट किया। ओपिनियन ऑफ ये मिलिट्री नेशनलिस्ट, इनका क्या ओपिनियन था? तो मिलिट्री नेशनलिस्ट ने कहा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, स्वदेशी कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, इसको हम लोग बंगाल से बाहर ले जाए। ठीक है, हमें जो है स्वराज चाहिए होगा, हमें जो है अपना खुद का रूल चाहिए। वी डू नॉट वांट टू कीप दिस फॉरेन रूल इन इंडिया। ठीक है ना? सो हाउ एवर द मॉडरेट्स डोमिनेटिंग द कांग्रेस एट दैट टाइम वेर नॉट विलिंग टू गो दैट फार। तो ये जो कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका कहना था कि स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ इनके गुड्स का नहीं होना चाहिए, ये कपड़े जला दिया या कपड़े नहीं खरीदे, ऐसा नहीं होगा। बॉयकॉट करो तो सब कुछ करो, उनके सारे इंस्टीट्यूट्स का भी करो। ये इनके जो कॉलेजेस है, इनके जो पोस्ट ऑफिसेज है, इनके जो क्या बोलते हैं कोर्ट्स है, इन सबको जो है मतलब गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह उन सबका बॉयकॉट करो। सारे इंडियंस जो है उन सबका जॉब छोड़ दो। ठीक है ना? इंडियंस जो है जॉब छोड़कर आ जाओ, अपने बच्चों को उनके स्कूल में मत भेजो। ये सब तरीके से जो है उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। बट मॉडरेट्स बोले अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, इस टाइम पे हमें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अ बिग स्टेप वाज टेकन एट द कैलकाटा सेशन इन 1906 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे सबसे पहली बार जो है ये स्वराज, ये टर्म जो है सबसे पहली बार यहाँ पे उसके बारे में बात की गई थी। तो स्वराज लाइक यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सबका जैसे सेल्फ गवर्नमेंट है, वी विल आल्सो हैव दैट लाइक दैट। अब ये तीनों जो जगह दिख रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर थी। ब्रिटिश के अंडर में कुछ एरियाज में सेल्फ गवर्नमेंट था। तो जैसे हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स क्या चाहते थे? मॉडरेट्स नहीं चाहते थे अंग्रेज जाए, वो चाहते थे अंग्रेज रहे और इनके अंडर में हम लोग जो है अपनी सरकार चलाए। ठीक है, सो ये जो था ये मॉडरेट्स का वो था। ठीक है, स्वराज का मीनिंग। So the moderate extremist dispute over the place of the movement and the techniques of the struggle reached a deadlock at the Surat session of Indian National Congress 1907, where the party split up into two parts. ठीक है, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। ठीक है ना? इसके बाद राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये 3 स्टेप्स मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। स्टेप 1 में क्या हुआ, 1905 में जो है इन लोगों ने बोला कि बंगाल से बाहर ले जाओ, वो नहीं माने। ठीक है, लेकिन फाइनली वो इस पे माने कि ठीक है बंगाल में कर लो। तो बंगाल में कर लो, उस टाइम के लिए जो है पार्टी ये इनके बीच में स्प्लिट होना रुक गया। सेकेंड स्टेप, कैलकाटा में वो चाहते थे कि तिलक बन जाए या लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट, लेकिन वो नहीं बने क्योंकि दादा भाई नौरोजी को इन्होंने बना दिया, है ना, डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली इसमें जो है स्वराज के ऊपर बात हुई, लेकिन इसका जो डेफिनेशन था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का वो अलग अलग था। स्टेप 3 में क्या हुआ, दे वांटेड 3 थिंग्स नाउ। वो चाहते थे स्वदेशी, बॉयकॉट, ये पूरा नेशनल में बन जाए, और ये जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल ये लोग चाहते थे ये भी पूरे इंडिया में हो। तीनों चीजों को खारिज कर दिया था मॉडरेट्स ने, और दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। बोथ वेर नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर्स। तो इसके वजह से क्या हुआ, डेडलॉक हुआ और कोई भी ऑप्शन नहीं रहा। फाइनली रास बिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट थे, उनको इसको स्प्लिट करना ही पड़ा। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए। ये स्प्लिट की कहानी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये 1907 स्प्लिट तक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, 1907 तक हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, 1907 तक हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, ये लोग अब पॉपुलर हो गए थे। अब इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मेनी इंडियंस, मेनी मास, ठीक है, इंडियन मासेस, दे वर बिहाइंड देम। दे वर कंसिडर्ड एज नेशनल हीरोज। आप हमें एक आवाज दो, ठीक है, आप जो है हमें सिर्फ आदेश दो, हम आपके लिए जान देने को भी तैयार है। ठीक है, मरने मारने को तैयार है। तो अब क्या है कि यहाँ पे नेशनलिज्म अब बनने वाला है एक रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होगी जिसमें बॉम्ब बॉम्ब फेंके जाएंगे। बॉम्ब बनाएगा कोई, बॉम्ब फेंकेगा कोई, ठीक है, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को बॉम्ब से उड़ा देगा। ये सारे एक्टिविटीज जो है 1907 से लेकर 1911 के बीच में, ये 4 साल तक ये ऐसा कुछ चलता रहा। तो इस कॉल्ड एज रेवोल्यूशनरी फेज। नाउ फाइनली व्हाट हैपेंड, सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट के बाद ये लोग अपने इंडिया के अलग अलग कोने में जाकर लोगों को स्पीच देने लगे। इस स्पीच में उन लोगों ने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड देश के लिए जो करना है उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ना है, उस तरीके के स्पीच दिए। अब स्पीच तो दे दिए इन्होंने, स्पीच देने के बाद क्या हुआ, स्पीच देने के बाद लोग तो भड़क गए। ठीक है, लोग भड़क गए मतलब ना, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने को सब तैयार है। लेकिन उसके बाद बिपिन चंद्रपाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। ही वेंट आउट ऑफ द पिक्चर, सबको भड़का दिया, खुद चले गए। ठीक है ना? उसके बाद औरोबिंदो घोष जो है वो सन्यासी बन गए। वो पौंडीचेरी चले गए, वहां पे आश्रम खोल लिया और वो सन्यासी बन गए।
ठीक है ना। और ये जो हमारे लाला लाजपत राय है, ठीक है, इनके ऊपर जो है ब्रिटिश चिड़ी हुई थी। सो इनके पास ऑप्शन नहीं था, ही हैड टू गो टू यूएसए, ठीक है, ही हैड टू फ्ली द कंट्री, देश छोड़ के भागना पड़ा उनको, वो चले गए यूएसए में। अब बचे हमारे तिलक अकेले। अब तिलक ने क्या किया, अब तिलक ने क्या किया से पहले, इस टाइम पे इंडिया में 1906 में, ठीक है, एक अनुशीलन समिति बनी थी। अनुशीलन समिति बेसिकली क्या था, इन्होंने अखाड़ा बनाया था। अखाड़ा मतलब जहाँ पे रेसलिंग होती है, रेसलिंग का अखाड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर इनका ये सीक्रेट सोसाइटी था, वहां पे प्लानिंग वगैरह होती थी कि हमें किस तरीके से आजादी मिलनी है। ठीक है, तो उस अनुशीलन समिति में कुछ बहुत ही यंग रेवोल्यूशनरी थे, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, ऐसे। ठीक है, तो उनमें से एक थे खुदीराम बोस। ठीक है, वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वाज खुदीराम बोस, द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। 18 ईयर्स के एज में इनको फांसी हो जाती है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों जो थे, ये दोनों ने ये डिसाइड किया कि मुजफ्फरनगर, ठीक है, नहीं, मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरनगर, कुछ तो इसमें से कुछ है, बिहार में एक जगह थी, ठीक है, मुजफ्फरनगर है शायद। ठीक है, मुजफ्फरनगर में वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसके जो जज थे, उसका नाम था किंगस्टन। ठीक है ना, जज का नाम था जस्टिस किंगस्टन। ये जो किंगस्टन है ना, कोई भी इंडियन का अगर केस उसके सामने आता, तो उसको जो सबसे खतरनाक सजा हो सकता है उस क्राइम के लिए, वो हमेशा उसको खतरनाक वाला ही देता। तो ज्यादातर जो हमारे रेवोल्यूशनरीज है उनको फांसी दे देता, किसी को उम्र कैद दे देता, किसी के जो मतलब बहुत ही रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे देता। तो इंडियंस के साथ पता नहीं उसको क्या दुश्मनी थी, इंडियंस को हमेशा ही खतरनाक वाले सजा देता था। इसीलिए प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने डिसाइड किया कि इसको उड़ा देना है बॉम्ब से। ठीक है, तो इन्होंने बॉम्ब बनाया, और बॉम्ब बनाने के बाद इन्होंने इसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखा, क्या करता है पूरे दिन में, कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि फ्राइडे को ये वहां पे क्लब था, नाइट क्लब जैसे होता है ना, तो नाइट क्लब में वो दारू पीने जाता है। ठीक है, तो उसका जो है कैरेज था। तो पुराने जमाने में आपने कैरेज देखे होंगे, ऐसे काले रंग के होते थे, पूरे के पूरे ऐसे कवर्ड, सामने एक वो ड्राइवर रहता था उसका, और बड़े बड़े व्हील्स होते थे इसके, इसको बोलते कैरिएज। देखा आपने? हाँ, तो ये जो कैरिएज है, इस कैरिएज में जो है ये किंगस्टन हमेशा उस फ्राइडे नाइट के पार्टी में जाता था। ठीक है, तो वो लोग ने उस दिन भी वेट किया, वो पार्टी में चला गया, बोला कि अब ये जब वापस निकलेगा उस टाइम पे इसको बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब वो पार्टी के अंदर घुसा, अब उसके कैरिएज में कोई दो यूरोपियन औरतें बैठ गई, और वो लोग मे भी अंदर कुछ बात बात हुई होगी उनको कि जल्दी घर जाना होगा, तो उसने अपना कैरियज दे दिया था। तो ये जो कैरियज बाहर आई, इन्होंने तो क्योंकि देख रखा था ये इसका कैरियज है। अब जैसे ही वो कैरियज बाहर है, इनको क्या पता है कि अंदर कोई और है, तो उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। अब बॉम्ब से वो दोनों यूरोपियन औरतें मारी गई। ठीक है, तो दोनों इनोसेंट औरतें जो थी, वो दोनों इनोसेंट औरतें मारी गई, और ये बच गया, ये किंगस्टन तो बच गया। अब क्या है कि इसकी खबर फैल गई कि ऐसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ है, बॉम्ब फेंका गया है, दो लोग मारे गए, तो ये तो मर्डर के केस में फंस गए। अब ये दोनों भागे। ठीक है ना, तो भागते भागते कुछ दिनों के अंदर प्रफुल्ल चाकी पकड़ा गया, तो उसने जो है उसने अपने आप को गोली मार दी। ठीक है, तो इनके हाथ में नहीं लगूंगा, अपने आप को गोली मार दी। ठीक है, और खुदीराम बोस जो है वो यहाँ वहां भटकते रहे, अलग अलग एरियाज में भटकते रहे, पुलिस से बचकर। तो एक बार वो चाय पीने के लिए जाते हैं, ठीक है, एक इंडियन ठेले पे। वो ठेले वाले ने जब वो चाय पी रहे थे, तो उसको बुला लिया, क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर को बुला लिया, और इस तरीके से खुदीराम बोस पकड़े गए। तो खुदीराम बोस जब पकड़े गए तो उनको जो है फांसी हो गई। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड। ठीक है, सो ही इज द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 18 टू बी हैंग्ड। अब क्या है कि तिलक ने इनके एक्टिविटीज को सपोर्ट किया था, विदाउट मतलब बिफोर दे वेर हैंग्ड, और विदाउट मतलब बिफोर ही वाज प्रफुल्ल चाकी वाज किल्ड, उससे पहले जब ये एक्टिविटी पेपर में आया था कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया है, तो तिलक ने इनको सपोर्ट किया था। तिलक ने अपने केसरी में लिखा था कि इन्होंने जो किया है ये कमेंडेबल जॉब है, इट इज अ वेरी गुड एक्ट। ठीक है ना, तो इनको तो जो पकड़ना है वो सब तो अलग बात है, लेकिन तिलक ने क्योंकि इनके सपोर्ट में आर्टिकल लिखा है, इसलिए तिलक को फिर से सेडिशन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना, तो ही वाज सेंट टू जेल इन 1908। 1908 में जो है उनको जेल में भेजते हैं मैंडले में। ठीक है, तो मैंडले कहाँ है, आज के डेट में वो म्यांमार में। तो मैंडले के जेल में उनको 1908 में भेजते हैं। ठीक है, 6 साल की सजा होती है उनको। ठीक है ना, तो 6 ईयर्स के लिए उनको जो है मैंडले जेल के लिए भेज देते हैं।
ठीक है। तो मैंडले जेल में जब वो गए थे, ठीक है, मैंडले जेल के अंदर जब वो थे, तो उसके अंदर बैठे बैठे उन्होंने कुछ कुछ एक्टिविटीज की थी। जैसे उसके अंदर उन्होंने बैठ के भगवत गीता का मराठी में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है ना। तो गीता रहस्य के नाम से ये जाना जाता है। तो गीता रहस्य की बुक उन्होंने जो है मैंडले के जेल के अंदर बैठकर लिखी थी, पहला। दूसरा, उनको कौन सी बीमारी हुई थी, ठीक है, जेल के अंदर जब वो थे तो उनको कौन सी बीमारी हुई थी, तो उनको हुई थी डायबिटीज। अब ये वो जमाना है जब डायबिटीज का उतना ज्यादा कोई क्योर है वगैरह है नहीं। तो जब वो वहां से जेल से छूट कर आए थे 1914 में, तो 1914 के बाद भी वो काफी हद तक जो है बीमारी रहते थे। तो फाइनली ही डाइड इन 1920। ठीक है, 1920 में वो फाइनली गुजर जाते हैं। अब 1920 में जो गुजर जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन आता है कि उनका जो शरीर था, जो वो जो कंधा देना पड़ता है ना, 4 लोग की जरूरत होती है। तो 4 लोग में एक महात्मा गांधी थे। ठीक है। तो इनका जो बेरर है, ठीक है, वो जो अस्थि 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 नहीं, क्या बोलते हैं, आ, वो जो डेड बॉडी होता है उसको उठाते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अर्थी, अर्थी, हाँ। तो उनकी जो अर्थी थी, ठीक है, अर्थी उठाने के लिए एक शौकत अली थे, ठीक है, और एक महात्मा गांधी थे। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कैरीड द बिरर, ठीक है, उसको बिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अर्थी ऑफ तिलक, एंड हाउ डिड ही डाई। ठीक है। तो एक वो डायबिटीज से गुजर गए थे, और उनके बिरर को उठाने में एक शौकत अली थे, और दूसरे हमारे गांधी जी थे। ठीक है। तो ये है 1920 तक की कहानी ऑफ हमारे एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट के एक जो है संन्यास ले लेते हैं, एक जो है सन्यासी बन जाते हैं, एक जो है जेल भेज दिए जाते हैं, एक जो है वो अमेरिका भाग जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट के सारे लीडर्स बिखर गए। तो अब क्या है, अब 1907 से लेकर 1911 के बीच में अब कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी तैयार होते हैं जिनको इन लोगों ने तैयार किया था, ठीक है, इन लोगों ने भड़काया था। अब इनका जो अंदर से जो गुस्सा है वो तो गया नहीं। इन लोगों को भले ही अभी अलग अलग हो गए, लेकिन ये जो हमारे मिसगाइडेड यूथ है, ये मिसगाइडेड यूथ ने किसी को बॉम्ब से मारा, किसी को गोली मार दी, ठीक है ना, तो मर्डर वगैरह ये सब हुए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 1। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 1 के दो कहानी मैंने आपको सुना दी है। एक वो रैंड वाला कहानी सुना दिया, ठीक है ना, जो कि वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ पुणे थे। ठीक है। और दूसरा मैंने किंगस्टन का कहानी सुना दिया, जिसमें ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों वो थे, इन्वॉल्व थे। ठीक है ना। ऐसे ही एक और कहानी मैंने शायद आपको पहले सुनाई होगी, जब 1911 में हार्डिंगे जो वाइसरॉय थे, वो जब आ रहे थे दिल्ली, तो उस टाइम पे जो है रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस पहले मॉडरेट्स में थे, बाद में एक्सट्रीमिस्ट में आ गए थे। तो रास बिहारी बोस ने बॉम्ब बनाकर हार्डिंगे के ऊपर फेंका था, ठीक है ना, जिसमें जो है हाथी मारा गया और हार्डिंगे बच गया। तो दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 1, जिसके बाद वो जापान भाग गए थे। ठीक है ना। तो ये कुछ है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 1 की कहानी। ठीक है। अब कल से हम लोग जो है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टडी पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने हिस्ट्री काफी हद तक कर लिया, अभी सिर्फ गांधी एरा बचा हुआ है मेनली। ठीक है। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 2, उसमें ये भगत सिंह, इनकी एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब आते हैं। तो दैट आई विल टेल यू अलोंग विद गांधी एरा। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कल से पॉलिटी कर लेंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।